नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण, परिणाम व स्वरूप इन तीनों भागों को देखेंगे। 1857 का विद्रोह असफल क्यों रहा, इसके पीछे क्या क्या कारण थे, वो भी इस वीडियो में देखेंगे। इस विद्रोह के बाद क्या बदलाव आया, यानी इसके क्या परिणाम निकले, इस पर भी प्रकाश डाला जाएगा। और साथ साथ में हम यह भी देखेंगे कि इस विद्रोह का स्वरूप कैसा था, विद्वानों की इस संबंध में क्या कुछ राय है। तो ये सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। तो 1857 का विद्रोह है वो समाप्त हो जाता है और ये सर्वप्रथम दिल्ली के अंदर समाप्त होता है जब 21 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का पुनः अधिकार हो जाता है। बहादुर शाह जफ़र, उनकी बेगम जिन्नत महल और उनके पुत्र को बंदी बनाकर भारत से निर्वासित करके जब रंगून भेज दिया जाता है। ये कई बार जीके के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफ़र को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया, या ये भी पूछा जाता है कि सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह की समाप्ति कहाँ हुई या कब हुई। तो इस दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इतिहास के विद्यार्थियों को कई बार ये भी पूछा जाता है कि लखनऊ के अंदर 1857 के विद्रोह की समाप्ति कब हुई, तो हम कहेंगे मार्च 1858 को अंग्रेज़ों ने लखनऊ पर भी अधिकार कर लिया। और जून 1858 तक आते आते अंग्रेज़ों ने अधिकांश क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण स्थापित कर लिया। यानी हम कह सकते हैं कि जून 1858 तक अंग्रेज़ों की स्थिति पूर्ण रूप से सुदृढ़ हो चुकी थी। हालांकि तांत्या टोपे अभी भी संघर्ष जारी किए हुए थे। अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ने के लिए भारी मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत जोर लगाना पड़ा, पूरी शक्ति लगानी पड़ी और अंत में इन्हें पकड़ लिया गया व फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो अब हम ये तो सारी कहानी देख चुके हैं कि भी विद्रोह असफल हो गया या समाप्त हो गया। अब इसकी असफलता के कारण क्या क्या थे उसके अंदर देखें तो सर्वप्रथम हमारी नज़र जाती है शासक वर्ग द्वारा अंग्रेज़ों की सहायता करना। यानी अंग्रेज़ों को राजस्थान के शासक वर्ग के द्वारा भरपूर सहयोग मिला। लॉर्ड कैनिंग ने भी यहाँ तक कहा था, जब इस विद्रोह को दबाया जा रहा था तो लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि अगर राजपूताने के शासक वर्ग के द्वारा अंग्रेज़ों को सहायता नहीं दी जाती तो उन्हें बहुत जल्द ही भारत से अपने बिस्तर समेटने पड़ जाने थे। तो इस तरह से शासक वर्ग, चाहे वो किसी भी आमेर के से या जयपुर के शासक रहे हो या फिर बीकानेर के, जोधपुर के, उदयपुर के, इन बड़ी बड़ी रियासतों के सभी शासकों के द्वारा अंग्रेज़ों को भरपूर सहयोग दिया गया। अंग्रेज़ों के परिवारों को संरक्षण दिया गया, विद्रोहियों के विरुद्ध अपनी सेनाएं भेजी गई। और तो इस तरह से इस विद्रोह को दबाने में इन शासकों के द्वारा अंग्रेज़ों का भरपूर सहयोग दिया जाना ही इस विद्रोह की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। दूसरा कारण ये भी माना जाता है कि इस विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे थे उनमें से ज़्यादातर सामंत वर्ग थे और सामंत वर्ग के अंदर नेतृत्व क्षमता का अभाव था। यानी ये जो सामंत वर्ग है इसकी अपनी कोई पूर्ण रूप से कोई दूरदर्शिता नहीं थी या कोई एक निश्चित दृष्टिकोण नहीं था कि किस दिशा में जाना है या किस स्तर पर कार्य करना है, उसके परिणाम के बाद क्या कुछ निर्णय लेना है। तो इस तरह की तमाम बातें, यानी एक कुशल नेतृत्व के लिए जो गुण होने चाहिए वो इन सामंतों में हमें नजर नहीं आते थे, इसलिए भी 1857 का विद्रोह असफल रहा। तीसरा कारण ये माना जाता है कि राजनीतिक दूरदर्शिता और संगठन का अभाव। राजनीतिक दूरदर्शिता तो चाहे शासक वर्ग के अंदर देखी जाए चाहे सामंत वर्ग के अंदर देखी जाए, स्पष्ट रूप से राजनीतिक दूरदर्शिता में दिखाई देती है। संगठन का भी कोई अभाव नहीं था, यानी कहीं पर सैनिक विद्रोह कर रहे थे, कहीं पर सामंतों के द्वारा विद्रोह किया जा रहा था और इनके बीच में कोई सूचनाएं पहुंचाने का कोई भी जरिया या संगठन नहीं था। इनके बीच में कोई
ऐसा संगठन नहीं बन पाया था जो अंग्रेज़ों का स्थान ले सके या अंग्रेज़ों को समाप्त करने के बाद भावी रणनीति क्या होगी इस पर कोई निर्णय ले सके। तो ऐसा कोई मजबूत संगठन न होना भी इस विद्रोह की असफलता के कारण थे। चौथा, सूचना तंत्र का सुदृढ़ न होना। अंग्रेजों के पास इस विद्रोह की सूचनाएं बड़ी तेज गति से पहुंच रही थी, जबकि विद्रोहियों के पास इस विद्रोह से संबंधित सूचनाएं एक दूसरे तक पहुंचाने के कोई सुदृढ़ तंत्र नहीं थे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि नसीराबाद में विद्रोह हो जाता है तो नीमच पहुंचते पहुंचते कई दिन लग जाते हैं, कुछ समय लग जाता है। इसी तरह से वहाँ से सैनिक कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उनके क्या उद्देश्य है, इस तरह की सूचनाओं का हमें अभाव मिलता है। इसके अलावा पांचवा कारण हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों के जो सैन्य व्यवस्था थी, सेनाओं का प्रशिक्षण था या उनके हथियार थे या योग्य नेतृत्व क्षमता थी सैनिकों की, वो भी इस परिणाम को अपनी तरफ लाने में सफल रहे। इसके अलावा अंग्रेज़ों की जो कूटनीति है, उस कूटनीति ने भी इस विद्रोह के परिणामों को अंग्रेज़ों की तरफ मोड़ने में सफलता प्राप्त की। तो इस तरह से हम देखते हैं इन्हीं कारणों से 1857 का विद्रोह असफल रहा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या निकले। तो सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि देसी नरेशों व अंग्रेज सत्ता के मध्य संबंध है वो बहुत मजबूत यानी बहुत सुदृढ़ हो गए, क्योंकि जिस तरह से अंग्रेज़ों ने इन बहती हुई धाराओं के बीच में अंग्रेज़ों को पार निकालने में नावों का काम किया था, तो इससे इस विद्रोह की समाप्ति के बाद दोनों का एक दूसरे पर बड़ा विश्वास बढ़ा, जिसके कारण दोनों के जो संबंध है बड़े मजबूत हुए। और 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भी ये स्पष्ट कहा गया कि अब किसी भी देसी राज्य को अंग्रेजी सरकार के द्वारा अपने राज्य के अंदर नहीं मिलाया जाएगा, स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया गया। और अंग्रेज़ों ने ये समझ लिया कि भाई यहाँ के जो शासक वर्ग है उनके सहयोग से हम भारत में राज करने में सक्षम होंगे, इसलिए इन शासकों को बड़े पुरस्कृत किया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाने के बाद भी भविष्य में इनके साथ जो पहली संधियां की गई थी उनको मान्यता दी गई, करार किया गया और अंग्रेजी राज्य में न्याय मिलाने का भी स्पष्ट आश्वासन दिया गया। इसके अलावा हम देखते हैं इस विद्रोह का राजस्थान के नरेशों पर सामाजिक प्रभाव भी पड़ा। उनके विद्या बुद्धि में, तर्क शैली में, रहन सहन तथा आचार विचार में अब अंग्रेज़ों का जो प्रभाव है वो बढ़ने लगा। अंग्रेजी राज्य में अब अटल विश्वास है, ब्रिटिश सम्राट के प्रति अगाध भक्ति है, सारी पाश्चात्य बातों में असीम श्रद्धा है। ये सारी बातें हम राजस्थान के भावी नरेशों में देखी जाने लगी। अब उन्हें मानसिक गुलामी के अंदरस्थ किंतु सुदृढ़ पासों में बांधा जाने लगा और इस तरह से वो अंग्रेजी राज्य के एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ बनकर उभरे। इसके अलावा अगला परिणाम देखते हैं, सामंत वर्ग को अस्तित्वहीन करने का प्रयास किया गया, क्योंकि सामंत वर्ग ने बढ़ चढ़ करके इस विद्रोह में हिस्सा लिया था। कई सामंतों जैसे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह है या अन्य सामंतों के द्वारा जिस तरह से अंग्रेज़ों का विरोध किया गया या कई अन्य जगहों पर अंग्रेज़ों का सामंतों के द्वारा विरोध किया गया, तो सामंतों की शक्ति को कुचलने का प्रयास इस विद्रोह के बाद किया गया। उनकी सैनिक सेवा को या न्यायिक सेवा को या उनके प्रशासनिक अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा व्यापारियों से जो राहदारी ली जाती थी, दाना पानी लिया जाता था, इस तरह के शुल्कों को समाप्त कर दिया गया। व्यापारियों पर भी जागीरदारों के प्रभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसके लिए न्यायालयों की व्यवस्थाएं की गई। इसके अलावा और भी अन्य कई तरीकों से नियमों में बदलाव करके या जागीरदारों को दी जाने वाली छूटों को समाप्त करके उनको सर्वसाधारण या जन सामान्य की स्थिति में लाने का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया। इसके अलावा एक परिणाम यह भी निकला कि इसके कारण राजस्थान की जो आर्थिक व्यवस्था थी या जो आर्थिक जीवन था उसका संतुलन भी बिगड़ने लगा। वो बिगड़ने ऐसे लगा कि इस विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने यह महसूस किया कि राजस्थान के अंदर जो परिवहन की व्यवस्थाएं हैं या सूचना या संचार की व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही खराब है। तो इस दिशा में सड़क व रेल निर्माण के कार्य बड़े जोर शोर से किए गए। 1865 ईस्वी में जयपुर और अजमेर से होते हुए डीसा तक तथा नसीराबाद से चित्तौड़ होते हुए नीमच तक सड़कें बनाने का काम किया गया और इसको 1875 में पूर्ण कर दिया गया।
इसी तरह से राजस्थान में रेलवे लाइनें बिछाने का कार्य भी बड़े जोर शोर से किया गया और इन रेलवे और सड़कों से राजस्थान के बाजारों के अंदर विदेशी माल बहुतायता से आने लगा, जिसके कारण जो स्थानीय उद्योग धंधे हैं उनके ऊपर बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा और जनता के अंदर बेकारी व गरीबी बढ़ने लगी। इसी के कारण जो आर्थिक ताना बाना था या जो आर्थिक संतुलन था वो बिगड़ने लगा। इसके अलावा पांचवें परिणाम के रूप में हम देख सकते हैं कि राजस्थान के जो परंपरागत सामाजिक ढांचा है उसके अंदर भी हमें परिवर्तन दिखाई देता है। विप्लव के बाद आधुनिक शिक्षा के प्रसार, नए मध्यम वर्ग का अभ्युदय, राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति संबंधी नीति और सभी राज्यों में अंग्रेजी नियमों की कार्यान्वयन से ब्राह्मणों और राजपूतों का जो पहले महत्व था वो अब कम हो गया। अंग्रेजों ने वेश्यों की निष्ठा और सहयोग प्राप्त करने का हमेशा से प्रयास किया और अब भी वो प्रयास करते रहे और उनको संरक्षण देने का प्रयास किया। विप्लव के बाद जब राजस्थानी राज्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण अत्यधिक प्रभावी हो गया तब इसका सर्वाधिक लाभ इस समाज को हुआ। इससे उन्होंने अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को और भी अधिक बढ़ाने तथा समाज में अग्रणी स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न किया। तो इस तरह से इसके बड़े दीर्घकालिक परिणाम है वो हमें नजर आते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था उसका स्वरूप कैसा था। तो इसके स्वरूप के बारे में विद्वानों में एक राय नहीं है, एक मतता नहीं है। विद्वानों का अलग अलग दृष्टिकोण है। जैसे सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत नसीराबाद से हुई, तो इसलिए कुछ विद्वानों का कहना है कि ये सैनिक विप्लव था, क्योंकि उसके बाद में नीमच से या एरिनपुरा से या अन्य छावनियों से विद्रोह की चिंगारी फूटने लगी। तो बहुत सारे विद्वानों का ये मानना है कि एक सैनिक विद्रोह था, लेकिन सिर्फ एक सैनिक विद्रोह नहीं था, इसमें अन्य पक्षों का भी बड़ा सहयोग था। तो इसलिए इसको एकमात्र सैनिक विद्रोह कहना तर्क संगत नहीं होगा। इसी तरह से कुछ विद्वानों का कहना है कि ये सामंतों का विद्रोह था, चूँकि कई जगहों पर सामंतों ने अंग्रेजी सत्ता का बड़े स्तर पर विरोध किया था, तो इसलिए कुछ विद्वान इसको सामंतों के विद्रोह के रूप में देखते हैं। जैसे कि इतिहासकार मेलिसन है, उनका ये मानना है कि जागीरदारों के द्वारा ही तीखी प्रतिक्रिया है वो इसके अंदर दी गई, लेकिन ये भी बात है वो सही नहीं है। चाहे मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह हो या मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह हो, इन्होंने जागीरदारों को कुचलने के प्रयास अवश्य किए थे या उनके अधिकारों से वंचित करने के प्रयास अवश्य किए थे, और जागीरदार वर्ग व शासकों से नाराज भी था। किंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि जागीरदार वर्ग में तथा जनसाधारण में अंग्रेजों के विरुद्ध किसी प्रकार का असंतोष नहीं था। उनमें असंतोष अवश्य था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जागीरदारों के असंतोष से विद्रोह नहीं भड़क सकता था, तो इसको सिर्फ एक सामंतों का विद्रोह नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वान इसको धार्मिक उन्माद भी कहते हैं कि ये मुसलमानों का या हिंदुओं का अंग्रेजों के प्रति एक विद्रोह था या ईसाइयत के प्रति एक विद्रोह था। इस बात में भी कोई बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं है। ये कोई धार्मिक उन्माद या धार्मिक विद्रोह है वो भी इसको नहीं कहा जा सकता। बहुत ज़्यादा विद्वान अगर इस बात पर सहमत है कि ये विद्रोह का स्वरूप कैसा था, तो उनमें ये बात ज़रूर इस पर सभी सहमत है कि राजस्थान की जो जन सामान्य जनता है उसमें ब्रिटिश विरोधी भावना है वो हमें कई जगहों पर दिखाई पड़ती है। इसलिए बहुत सारे विद्वान हैं वो ये मानने में विश्वास करते हैं कि वास्तव में जो जन भावना है वो ब्रिटिश विरोधी थी, तो इसीलिए इसको ब्रिटिश विरोधी विद्रोह कहा जा सकता है, या जन सामान्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए जन सामान्य का विद्रोह भी कई विद्वान कहने का प्रयास करते हैं। उनका ये कहना है कि इस विद्रोह के दौरान जनता ने कई जगहों पर अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया या अंग्रेजी व्यवस्थाओं का विरोध करते हुए हमें नज़र आती है। जैसे हम बात करें कि कप्तान जो हार्डकेसल है, जहाँ भी गया लोगों ने उसे गालियाँ दी। कप्तान सावर्स जब उदयपुर के महाराणा से मिलने जा रहा था तब रास्ते में स्थानीय जनता ने उसे कर्कश शब्दों में धिक्कारा। जोधपुर राज्य की सेना ने कप्तान सदरलैंड के स्मारक पर पत्थर फेंके। जोधपुर राज्य की सेना यद्यपि विद्रोहियों का पीछा कर रही थी, लेकिन उनकी सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके धर्म को समाप्त करने का प्रयास किया था। इसी तरह से हम देखते हैं आउवा, कोटा, भरतपुर, अलवर टोक की जनता मात्र मूक दर्शक नहीं थी, बल्कि विद्रोही सैनिकों को सक्रिय सहयोग दिया।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें नज़र आ रहे हैं जहाँ सेना ने बढ़ चढ़ करके विद्रोहियों का साथ दिया। तो इसीलिए बहुत सारे विद्वान इसको एक जन विद्रोह के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी, अंग्रेज़ों के जो आर्थिक शोषण थे, उनसे जो बेकारी और गरीबी बढ़ी थी, उससे जनता नाराज़ थी, उत्पादन में कमी हो रही थी, अनाज तथा घास का अभाव दृष्टिगोचर हो रहा था, और राजपूत राज्यों और कंपनी सरकार के बीच नमक के संबंध में जो संधि हुई, उससे भी ब्रिटिश विरोधी वातावरण तैयार हुआ। नमक के संबंध में तो एक लोकोक्ति भी प्रचलित हुई थी, वो ये थी कि मारो राजा भोड़ो सांबर तो दे दीनी अंग्रेज ने, मारा टाबर भूखा रोटी तो मांगे तीखे लूण। इस तरह की ये मारवाड़ी कहावतें हैं, वो ये सिद्ध करती है कि जो जनता है उसके अंदर अंग्रेज विरोधी भावना जरूर थी, जन भावना है वो अंग्रेजों के विरुद्ध हमें दृष्टिगोचर होती है। इसलिए ज़्यादातर विद्वानों का यह मानना है कि जनता का जो भावना है वो हमें अंग्रेजों के खिलाफ दिखाई देती है। जैसे टोंक और कोटा की तो साधारण जनता ने विद्रोहियों के साथ संघर्ष में भाग भी लिया। इस विप्लव काल में मरने वालों में जनसाधारण की संख्या भी बहुत बड़ी थी। कोटा का शासक तो अपनी जनता की भावना से परिचित था और इसीलिए उसने पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन को कोटा न आने के लिए कहा। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि संघर्ष में भाग लेने वालों का दृष्टिकोण है वो कैसा था, वो था अंग्रेज विरोधी। तो जन सामान्य है वो अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण वाला था। तो आप इसको उम्मीद है कि पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।